आवाज जा रही है सब लोगों को? गुड मॉर्निंग क्लास, गुड आफ्टरनून। यूरोप के बारे में बता रहे थे। हाँ, देखिए वो यूरोप के बारे में आप लोग को समझा रहे थे। बताइए तो, क्वेश्चन, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? आंसर दीजिए तो था फटाफट। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? ओस्लो से। ठीक है। ओम्बड्समैन यानी लोकपाल का पद कहाँ से आया? लोकपाल का पद कहाँ से आया? लोकपाल। स्वीडन या फिर स्कैंडिनेवियाई देश, क्योंकि एक पर्वत है जिसका नाम है स्कैंडिनेवियाई पर्वत। स्कैंडिनेवियाई पर्वत के पास से स्वीडन है। सही, एक्यूरेट आंसर तो स्वीडन है। झीलों का देश, झीलों का देश। झीलों का देश स्वीडन। अरे फिनलैंड को कहते हैं, स्वीडन को कौन बोल दिया? फिनलैंड। स्कैंडिनेवियाई हो गया। यहाँ बताइए, बाल्टिक में कितने देश आते हैं? बाल्टिक कंट्री में कितने देश आते हैं? बाल्टिक कंट्री में 3 देश आते हैं। बाल्टिक कंट्री में 3 देश, तीनों के नाम। बाल्टिक में 3 देश आते हैं, तीनों के नाम। तीनों, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। पोलैंड की राजधानी क्या थी भाई? वारसा। पोलैंड की राजधानी वारसा। जर्मनी के बारे में बता रहे थे आपको। देखिए, जर्मनी जो है इसकी राजधानी बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। कोलोन शहर इसका कौन किस लिए? मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके नीचे एक जगह है स्टुगार्ट्स। जर्मनी का नीचे एक जगह देखिए ध्यान से, स्टुगार्ट्स। जिनके पास एटलस है यूरोप का, जल्दी फटाफट खोलिए यूरोप और नक्शा में देखिए स्टुगार्ट्स। और हमको बताना है आंसर कि स्टुगार्ट्स में 1907 ईस्वी में भारत का तिरंगा झंडा जो विदेश में पहली बार लहराया गया, तो विदेश में पहला झंडा स्टुगार्ट्स में लहराया गया था 1907 ईस्वी में। वह किसने लहराया था? आंसर दीजिए, ये सीडीएस का क्वेश्चन है। भारत का विदेश में झंडा 1907 में जर्मनी के शहर स्टुगार्ट्स में लहराया गया। उस लहराने वाली का नाम क्या था? आंसर चाहिए। मैडम भीखाजी कामा, पप्पू कुमार, वेरी गुड। मैडम भीखाजी कुमार, भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा, वेरी गुड। कृष्ण पटेल जी, विकास सोनी, अभय कुमार। मैडम भीखाजी कामा, भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भीखाजी कामा। भीखा जी कामा, मैडम भीखाजी कामा, मराठी, साउथ की, मराठ की थी मैडम भीखाजी कामा। तो इन्होंने यहाँ पर तिरंगा झंडा लहरा दिया था। तिरंगा झंडा क्यों? क्योंकि 1907 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था। तो जहां पर सम्मेलन हो रहा था तो ब्रिटेन भी गया था। तो मैडम भीखाजी कामा ने क्या किया ना, ब्रिटेन के बगल में इंडिया का झंडा लगा दिया। तो इसका मतलब इंडिया स्वतंत्र है, तभी ना इंडिया का झंडा लहरा दिया गया। बहुत भारी बवाल हुआ था मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा बहुत बहादुर थी। वो भारत में यहाँ के लोगों को गुड़िया भेजती थी। गुड़िया समझती हैं? डॉल, डॉल भेजती थी। और उस डॉल के अंदर बंदूक रहता था। तो भारत में बहुत सारे बंदूक की सप्लाई इन्होंने अकेले ही किया था यहाँ पर। तो जिससे गर्म दल वालों को फायदा हुआ, वरना हमारे यहाँ उतनी बंदूकें कहाँ थी। अब बिहार के मुंगेर का बंदूक जो होता है वो ज़्यादा दूर से गोली थोड़ी मार सकते हैं, सोचा पास पास आके मारना रहता है। तो मैडम भीखाजी कामा ने वहाँ से बंदूक की सप्लाई की है, धड़ाधड़ उड़ा दो ससुरों को। तो भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान से देखो भैया, जर्मनी के ऊपर एक देश है जिसका नाम है डेनमार्क। बता दिए थे डेनमार्क। जर्मनी के ऊपर एक देश है डेनमार्क। देखिए, जर्मनी के ऊपर एक देश है डेनमार्क। अब इस डेनमार्क के पास, जर्मनी के पास एक नहर है जिसका नाम है कील नहर। कौन सा नहर है? कील नहर। हम
कील नहर जर्मनी का अधिकार है। कील नहर पे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं गाड़ियां वगैरह मतलब पानी वाली जहाज वगैरह जाती हैं तो वो कील नहर से जाती हैं। सबसे बिजी नहर कौन सा है? वो कील नहर है। सबसे बिजी नहर है कील नहर। अब हम बस ये जानना चाहते हैं कि कील नहर किन दो सागर को जोड़ता है। इस साइड तो बाल्टिक सागर है, लेकिन इस साइड कौन सा सागर है आप बताइए। कील नहर किन दो सागरों को जोड़ेगा? बाल्टिक सागर, और इधर कौन सा सागर है? बाल्टिक सागर, इधर कौन सा सागर? आंसर चाहिए। आंसर दीजिए बाबू। हाँ, उत्तर सागर। उत्तर सागर। तो उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाला नहर का नाम है कील नहर। लेकिन क्वेश्चन आप फंस जाएंगे। कील नहर एक नेचुरल नहर है। नेचुरल नहर की कैटेगरी में सबसे बिजी नहर है आपका कील नहर। बट स्वेज नहर एक आर्टिफिशियल नहर है। तो आर्टिफिशियल नहर के में आपका आ जाएगा स्वेज नहर। ये जब नहर चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, और वहाँ फिर आपको ये बताएंगे कि कील नहर कहाँ पर है। कील नहर पर किस देश का अधिकार है? जर्मनी का। अब आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते होंगे कि सर रिवाइज कैसे करें। ध्यान से मेरी ओर देखिए, रिवाइज कैसे करिएगा। जब भी आप रिवाइज करने जाइए तो आपके सामने एक बार एटलस को देख लीजिए कि यूरोप में जर्मनी कहाँ है, तो ऊपर की ओर है। अभी जर्मनी में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हालिया घटना है, 10,000 लोग विरोध प्रदर्शन में उतरे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकार दोबारा लॉकडाउन लगाने जा रही है, क्योंकि कोरोना का एक फेज फिर आने वाला है। तो आप लोग जर्मनी के जो करंट अफेयर के न्यूज रहते हैं उसको जरा ध्यान दे लिया कीजिए। अब उसके बाद जर्मनी जब खोल लेंगे तो दिमाग में आएगा कि ये यूरोप के नॉर्दर्न साइड में आता है जर्मनी। अब ये जर्मनी से रिलेटेड आप अपने इत्मीनान से देखिए कैसे रिवाइज किया जाता है। ध्यान से जर्मनी दिमाग में बैठा लीजिए, और अब देखिए उसके बड़े शहरों को देखिए। जर्मनी की राजधानी बर्लिन इस साइड थी। बर्लिन की दीवार 1989 को गिरा दी गई, फिर से जर्मनी स्वतंत्र हो गया। बर्लिन खत्म वहां पर। अब बर्लिन के इस साइड में है कोलोन। अब आप कहेंगे सर कोलोन किस लिए? तो दिमाग में लगाइए कोलोन किस लिए? मर्सिडीज गाड़ियों के लिए। नीचे में स्टुगार्ट्स और म्यूनिक्स था। म्यूनिक्स तो एक बड़ा सा शहर था और कुछ नहीं। स्टुगार्ट्स 1917 मैडम भीखाजी कामा तिरंगा झंडा लहराई, इन्हें स्वतंत्रता की जननी कहते। ये हो गया। ऊपर में देखेंगे तो ऊपर कौन सा देश है भैया? डेनमार्क है। वहां कौन सी नहर है? कील नहर है। नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है? तो नेचुरल है। किसको जोड़ती है? तो बाल्टिक सागर और नॉर्दर्न सागर उत्तर सागर को जोड़ती है। किसका अधिकार है? तो जर्मनी का अधिकार है। जर्मनी ने किस पर हमला किया था? पोलैंड पर। किस लिए? रूस को लालच देने के लिए। रूस पोलैंड की ओर आ जाए, फिर इसने हमला कर दिया। कौन सा विश्व युद्ध चालू हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया। जर्मनी हो गया। जर्मनी। जर्मनी की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? राइन नदी है। उसमें आप नक्शा में ध्यान से देखिएगा, आपको राइन नदी देखने को मिलेगा। जर्मनी की सबसे प्रसिद्ध नदी राइन नदी। जर्मनी की सबसे प्रसिद्ध नदी राइन नदी ऊपर की ओर जाती है। सबसे बिजी नदी कौन सी है? राइन नदी। इसमें सबसे ज्यादा नाव चलती है। सब लोग जिस तरह हमारे यहाँ ट्रक पे कैसे सड़क पे ट्रक्स वगैरह चलते हैं एकदम एक के पीछे एक, वैसे ही जर्मनी में राइन नदी के ऊपर क्या चलती है? नाव चलती है सामान को ढोने के लिए। और इसके बावजूद वहां पर कोयला की ढुलाई होती है। कोयला की ढुलाई होती है। और फिर भी वो राइन नदी इतनी साफ है कि आप अगर उसमें एक का सिक्का फेंक दीजिएगा तो आपको वो आराम से वहां दिख जाएगा। और भारत की नदी में से जरा ट्रक फेंक दीजिएगा तो गायब हो जाएगा, नहीं दिखेगा। गांधी सेतु पटना में एगो स्कॉर्पियो गिर गई समुद्र नीचे, 2 साल हो गया आज ले नहीं मिला वो स्कॉर्पियो। यहाँ एगो सिक्का फेंक दीजिएगा तो दिख जाता है। तो ये राइन नदी है। दुनिया की सबसे साफ नदी राइन नदी। दुनिया की सबसे बिजी नदी राइन नदी। जर्मनी की गंगा राइन नदी। जर्मनी की जीवन रेखा राइन नदी। किसी को कोई दिक्कत है? कोयला ढोने वाली नदी राइन नदी, क्योंकि उसपे जितनी पानी वाली जहाजें चलती हैं वो कोयले को लेकर जाती हैं। क्योंकि जर्मनी का निचला भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका राइन लैंड। राइन लैंड कोयले के लिए प्रसिद्ध था। राइन लैंड किसके लिए प्रसिद्ध था? कोयले के लिए प्रसिद्ध था। जर्मनी कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मनी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जर्मनी, ये समझ में आ गया। जर्मनी किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। डेनमार्क की गाय जो है वो होल्स्टीन गाय कितनी दूध देती है? 10 लीटर 100 लीटर दूध देती है। तो जब कभी भी आप बनाइए नक्शा देखिए तो आप देखते रहिए। सबसे पहले उसके शहर को देख लीजिए, फिर दिमाग में बैठा लीजिए कि उसके अगल बगल में कौन देश है सब। अगर नदी है तो नदी देख लीजिए, पहाड़ है तो पहाड़, अदरवाइज जो ऐतिहासिक घटनाएं थी वो। अब इसके बगल में आपको 3 देश देखने को मिलेंगे सर। 3 कंट्री मिलेगा जिन्हें हम लोग कहते हैं बेनेक्स कंट्री। क्या कहते हैं? बेनेक्स कंट्री, जिसमें बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग
3 देश मिलेंगे जिन्हें शॉर्टकट में बेनेक्स देश कहते हैं। मिल गया तो यस कहिए, नहीं मिला तो नो कहिए। ये तीनों देश मिलेंगे जर्मनी और फ्रांस के ऊपर, जर्मनी और फ्रांस के ऊपर। ये वाला देश तो है फ्रांस, ये रेड कंट्री जो हो गया रेड कलर का, ये तो हो गया फ्रांस। अभी बड़ी भयानक घमासान चल रहा है फ्रांस में, यहाँ पर कट्टरपंथ को लेकर, समझ में गया। ये वाला देश है फ्रांस, और इधर वाला देश देखेंगे तो ये वाला तो हो जाता है जर्मनी। जर्मनी और फ्रांस के ऊपर तीनों देश मिल गए सब कि नहीं मिले सर, जिसमें सबसे छोटा होगा लग्जमबर्ग, सबसे छोटा होगा लग्जमबर्ग, सबसे छोटा होगा लग्जमबर्ग। जल्दी फटाफट, मिल गया लग्जमबर्ग। तीनों देश को क्या कहते हैं शॉर्टकट में, बेनेक्स कंट्री कहते हैं, बेनेक्स। बे से बेल्जियम, ने से नीदरलैंड, एक्स से लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग में एक्स आता है बीच में। मिल गया, यस, वेरी गुड। अरे भैया बेल्जियम की राजधानी ना ब्रसेल्स है, या ब्रसेल्स देश थोड़ी है। अब कौन भारत का नक्शा देखेगा कहेगा सर दिल्ली मिल गया, भाई दिल्ली देश थोड़े है, भारत ना देश है, राजधानी उसकी दिल्ली है। जो कह रहा सर बेल्जियम नहीं मिल रहा, ब्रसेल्स मिल रहा है। भैया बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स, ना लग्जमबर्ग की राजधानी तो लग्जमबर्ग ही थी चुकी है ये हो। और इसकी राजधानी क्या नाम है, नीदरलैंड की राजधानी 75 बार पूछा है, एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। इसमें सबसे ऊपर आपको नीदरलैंड मिलेगा, जबकि शॉर्टकट जो बनाया गया है उसमें नीदरलैंड को बीच में रख दिया गया है, लेकिन नक्शा के हिसाब से आपको ऊपर की ओर मिलेगा नीदरलैंड। मिल गया नीदरलैंड, कितने लोग को नहीं मिला नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। एसएससी में ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे वो 2016 का एसएससी हो या फिर 18। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है, तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड था, नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड था, और हॉलैंड यानी नीदरलैंड के रहने वालों को डच कहा जाता है। तो क्या ये लोग नीदरलैंड वाले हमारे पर कब्जा किए थे, तो कई लोग कहता है नहीं सर नीदरलैंड वाला नहीं कब्जा किया था। रे बबुआ, नीदरलैंड का पुराना नाम था हॉलैंड, और हॉलैंड के रहने वालों को कहा जाता है डच, और डच सब तो कब्जा कर भी किया था सब हमारे यहाँ, डच। तो नीदरलैंड के रहने वालों को क्या कहा जाता है, डच। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड, नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड, यहाँ के रहने वालों को डच, यहाँ की राजधानी एम्स्टर्डम। कितने लोग बता सकते हैं कि नीदरलैंड का शहर हेग, नीदरलैंड का शहर हेग किस लिए फेमस है, नीदरलैंड का शहर हेग किस लिए फेमस है, आंसर दीजिए। नीदरलैंड का शहर हेग किस लिए फेमस है। लग्जमबर्ग खुद जीत चुकी होकर कैपिटल का देखिएगा, जैसे दिल्ली की कैपिटल क्या है, छोटा सा ही है। हाँ वेरी गुड, बहुत होशियार है साहब। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 15 को जज बैठता है सब, एक जज का कार्यकाल 9 साल रहता है, 15 को जज बैठता है सब। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कितने जज बैठते हैं, 15। एक जज का कार्यकाल 9 साल, एक जज का कार्यकाल 9 साल। अभी इसमें कौन से जज हैं जो भारत के हैं, कितने लोग बता सकते हैं। इसमें एक भारत के जज अभी भी हैं, 2026 तक रहेंगे। कितने, कौन बता सकता है उस जज का नाम। अभी भी उसमें एक जज हैं भारत के, जज का नाम बता दीजिए। अरे भाई नरेंद्र सिंह तो पहले जज थे, अभी कौन है। अमर कुमार, दलबीर भंडारी नाम है, दलबीर सिंह नहीं, भंडारी साहब, वेरी गुड, दलबीर भंडारी। ये हम कई वीडियोस में बनाए भी हैं। नेपाल जब इंटरनेशनल कोर्ट में जाने वाला था तो हम उस समय वीडियो बनाए थे। करंट टॉपिक आप यूट्यूब पे देखते रहिएगा, वो हम वैसे ही टॉपिक बनाते हैं यूट्यूब पर जो यूपीएससी है या फिर किसी एग्जाम से रिलेटेड अच्छा रहता है, मेंस वगैरह के लिए। तो दलबीर भंडारी भारत के एक जज हैं। कितने लोग बता सकते हैं कि नीदरलैंड का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ये क्वेश्चन आपको बता देते हैं हम,
ये पीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपी पीसीएस में कि पूरे यूरोप का सबसे बिजी बंदरगाह कौन सा है, यानी सीपोर्ट सबसे बिजी कौन सा है। हम आपको ट्रिक दे देते हैं कि वह नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम के करीब है, लेकिन उसका नाम इस नक्शे में नहीं दिया है। कितने लोग जानते हैं कि पूरे यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है जो नीदरलैंड में? नाम बता सकते हैं? बंदरगाह का नाम बता देंगे। रोटरडैम नहीं है। वेरी गुड। पूजा भारती स्टारडम बंदरगाह, वेरी गुड। पूजा भारती स्टारडम बंदरगाह, वेरी गुड। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह स्टारडम बंदरगाह है जो नीदरलैंड के राजधानी एम्स्टर्डम के करीब है। स्टारडम बंदरगाह जो नक्शा में नहीं देता है, नक्शा में नहीं देता है। समझ में आ गया कि नहीं है? अब जरा देखिए कितना इजी है आपको याद इस सब को पढ़ना। कैसे पढ़ना होगा देखिए, सपोज हमें नीदरलैंड का रिवाइज करना है तो हम सबसे पहले वर्ल्ड का नक्शा खोलेंगे। किसका नक्शा खोलेंगे? वर्ल्ड का। अब इस वर्ल्ड के नक्शा में हम सीधे पहले आ जाएंगे कहाँ पर? यूरोप में। यूरोप कहाँ है भैया? यहाँ पर। अब इस यूरोप में कहाँ होगा नीदरलैंड? तो ऊपर होगा, यहाँ पे नीदरलैंड होगा। अब नीदरलैंड यहाँ आ गए, अब यूरोप के नक्शा में नीदरलैंड देख लेंगे। यहाँ पे नीदरलैंड किस ग्रुप में आता है? तो बेनेक्स वाले में आता है। अब नीदरलैंड को याद करते हैं। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड, यहाँ के लोगों को डच, राजधानी एम्स्टर्डम, यहाँ के शहर हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जिसमें 15 जज हैं, एक जज का कार्यकाल 9 साल। यहाँ का बंदरगाह स्टारडम बंदरगाह जो पूरे यूरोप में सबसे बिजी सी पोर्ट है यानी बंदरगाह है। नीदरलैंड खत्म। अब कौन सी पूछेगा नीदरलैंड से? हम नीदरलैंड के रहने वाले हैं, जो गली मोहल्ला पूछेगा। एक अमेरिका के लोग से, एक नीदरलैंड वाले से भारत से क्या उम्मीद करते हैं? उसको पता होगा पटना कहाँ है, उसको पता होगा भोपाल कहाँ है? नहीं, क्या करेगा जान के? यार उसको दिल्ली मुंबई से पता है, दिल्ली मुंबई पता होगा, कलकत्ता पता होगा, जो बड़े बड़े शहर है, बेंगलोर चेन्नई, ये सब चीज़ें। बाकी अब कहिएगा कि हमारे गांव का भैंस कहाँ बनाती है, बताओ नीदरलैंड का आदमी क्या बताएगा? नीदरलैंड हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं नीदरलैंड में। स्टारडम बंदरगाह, वेरी गुड। सब लोग का सही है जी, सब जानता था, सब होशियार है सब। चलिए, नीदरलैंड से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नीदरलैंड से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उसके नीचे बेल्जियम है। कितने लोग बताएंगे बेल्जियम की राजधानी? हाँ, ब्रसेल्स है। जस्ट उसके नीचे है बेल्जियम। देखिए 3 गो देश है सब ना, तो ये ऊपरा वाला, ये जो है ऊपरा वाला, ये नीदरलैंड है, और उसके नीचे वाला ललका, ये वाला बेल्जियम है। कौन है? बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में कौन सी सेना का मुख्यालय है? नाटो सेना का मुख्यालय है, नाटो सेना का मुख्यालय है। नाटो का गठन 1948 में हुआ था। इसमें टोटल कितने देश हैं? 29 देश हैं। नाटो का गठन 1948, 29 देश हैं सब। कितने देश हैं सब? 29 देश हैं सब, 29 देश। 49 में हुआ था गठन इसका, 48 में नहीं हुआ था, 49 में। कितने देश हैं? 29। पहले कितने देश थे? 28 देश थे। इसमें जितने बड़े बड़े देश देखते हैं ना, वो इसमें शामिल हैं, सब यूरोप वाले। जितने बड़े ईसाई कंट्री हैं सब के सब इसमें शामिल है। इसमें चाइना नहीं है, रूस नहीं है, भारत नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि वो एशिया में आते हैं। और ये नॉर्थ एटलांटिक, यानी ये सागर जो है ना अटलांटिक, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। यानी यह संगठन किसका है? वैसे देशों का संगठन जो इस समुंदर से सीमा रखते हैं। ये अटलांटिक सागर है, नॉर्थ अटलांटिक सागर है, ये नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसी को कहते हैं नाटो। तो जो देश इस समुंदर से सीमा रखते हैं, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, मैक्सिको है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, ये सब जो देश, इससे तुर्की उर्की है सब, ये सब स्पेन है, ये जो सीमा रखते हैं नाटो देश हैं। नाटो में 29 देश आते हैं। इसे सूर्य कहते हैं ना कि हमारे किसी देश को अगर कोई ऐसा देश जो नाटो का सदस्य नहीं हुआ हमला कर देता है, जैसे तुर्की पर, मान लीजिए भारत तुर्की पर हमला करेगा, तो इसे सूर्य 29 मिलकर भारत को मार देगा सब। इसीलिए देख रहे हैं ना तुर्की कितना छटपटाता है, तैयबुल अर्दोगान, ये कर देंगे वो कर देंगे, अपने दम पे कूद रहा है, तुम नाटो के दम पर कूद रहा है कि नहीं? नाटो समझ में आ गया? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। कितने लोग बता सकते हैं कि बेल्जियम में
यानी बेल्जियम में सबसे प्रमुख युद्ध का मैदान कौन सा था? बेल्जियम में सबसे प्रमुख युद्ध का मैदान, बेल्जियम में सबसे प्रमुख युद्ध का मैदान, कितने लोग बता सकते हैं इसे? नाटो 1949 में था बाबू, हम तो बोल ही दिए थे ना, गलती से 48 लिख दिए थे। वाटरलू, वेरी गुड। अभिजीत आनंद, वाटरलू का मैदान, वेरी गुड। बहुत से लोग, प्रवीण कुमार, अनिल कुमार, सुमित, अभिजीत, सब लोग भाई वाटरलू का मैदान, वाटरलू का मैदान है, वेरी गुड। वाटरलू का मैदान, जिस तरह से भारत का पानीपत का मैदान था, जो भी आया पानीपत में जो जीता भारत पर उसका कब्जा हो गया। चाहे वो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर जीत के भारत पर आक्रमण करके जीत लिया हो, चाहे वो 1556 का पानीपत की द्वितीय लड़ाई जिसमें अकबर जीत गया हो, चाहे वो 1761 का पानीपत का तीसरी लड़ाई जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया हो, जिसने जीता पानीपत पूरा भारत उसका। उसी तरह से जिसने जीता वाटरलू का मैदान, पूरे यूरोप पर उसी का कब्जा हो जाता था, पूरे यूरोप पर उसका कब्जा हो जाता था। इसीलिए किसे? बेल्जियम को, क्योंकि वाटरलू का मैदान कहाँ है? बेल्जियम में है। वाटरलू का मैदान कहाँ है? बेल्जियम में। इसीलिए बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। ससुरा जो आता है यहीं लड़ जाता है। तो भारत का अखाड़ा उस हिसाब से क्या हो जाएगा? पानीपत। अरे भारत का अखाड़ा पानीपत, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को बोला जाता है। और जो बेल्जियम जीता पूरा यूरोप उसका हो गया। इसीलिए यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है किसे? बेल्जियम को। कॉकपिट का मतलब क्या होता है? जहाज का अगला हिस्सा जहां पायलट बैठता है ना, उसी को कॉकपिट कहते हैं। अभी बताओ, जो पायलट जो कॉकपिट पे घुस गया उसी के हिसाब से जहाज चलेगी, उसका मन जहां ले जाए उधर घुमाए उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? तो जिसने जीता बेल्जियम का वाटरलू, उसके पास आ गया यूरोप का कॉकपिट। अब यूरोप पर उसका अधिकार होगा। तो बेल्जियम में उपस्थित वाटरलू के युद्ध के मैदान के कारण बेल्जियम को दो नाम से जाना जाता है। बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहते हैं कि यहाँ मार धार करके लड़ाई करो, और जो लड़ाई जीत जाएगा उसके पास यूरोप का कमांड आ जाएगा, यानी कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं बेल्जियम को। किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए बेल्जियम में। समझ में आ गया? हीरे की कटिंग के लिए, शीशे की कटिंग के लिए बेल्जियम बहुत फेमस है। बेल्जियम समझ में आ गया तो आगे बढ़ा जाए। बेनेक्स देश में कितने देश आते हैं? 3। नीदरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, बेल्जियम। अब आता है लग्जमबर्ग। छोटा सा एगो बिंदु जैसा लिखा होगा खाली लग्जमबर्ग, उसका एरियो नहीं बताता होगा, बस थोड़ा सा लिख दिया होगा यहाँ पे लग्जमबर्ग। इति चुकी 10वें, इति चुकी लग्जमबर्ग, इति चुकी लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग की राजधानी भी लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग है। ये छोटा सा देश है, यहाँ कोई खास पावर नहीं है, लेकिन ध्यान से समझिए। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ? पता नहीं क्या कहता है। होल्स्टीन गाय भारत में क्यों नहीं आती है सर? ठंडा मार देगा उसे, गर्मी में मर जाएंगी सर, इसलिए उसका क्रॉसिंग करके ना होल्स्टीन फिजिशियन लाते हैं। कल का क्लास नहीं किया था ये लोल। बैल है, बैल गाय के बारे में पूछ रहा है, कल बताए तो थे ही। आगे देखा जाए लग्जमबर्ग को। लग्जमबर्ग एक छोटा सा देश है। जरा देखिए कि हम हिंदुस्तान वाले, कल्पना कीजिए कि कोई ऐसी बिल्डिंग की कल्पना कीजिए जहां पर भारत का नेता, पाकिस्तान का नेता, चाइना का, भूटान का नेता, यानी एशिया के लोगों के लिए एक कॉमन संसद भवन की कल्पना कर सकते हैं। एशिया के लोगों के लिए, जिसमें एशिया के सारे नेता बैठ के अपना डिसीजन ले। कोई एक कॉमन संसद। साला पहले दिन झगड़ा इस बात का होगा कि वो बनेगा कहाँ। चाइना कहेगा हमारे यहाँ, भारत कहेगा हमारे यहाँ, पाकिस्तान कहेगा हमारे यहाँ। जब पाकिस्तान में बन जाएगा तो कोनो जेबे नहीं करेगा, जो कब कोना को बम मारेगा तो पता ही नहीं चलता। बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि हमारी लड़ाई है, सीमा विवाद चल रहा है, जाति धर्म हर चीज का विवाद चल रहा है, और हम लोग बहुत अशिक्षित हैं एशिया वाले लोग। अब ये लोग, यूरोप वालों ने अपना एक कॉमन संसद भवन बनाया है। सोचिए भाई साहब कितने डेवलप हैं ये यूरोप वाले। अपना एक कॉमन संसद भवन बनाए हैं, और वो कॉमन संसद भवन लग्जमबर्ग में है। तो कहा क्वेश्चन जाता है कि यूरोपीय संघ का, यानी यूरोपीय यूनियन का एक कॉमन संसद कहाँ पर है? वो लग्जमबर्ग में है। सोचिए, यूरोपीय यूनियन का कॉमन संसद लग्जमबर्ग में स्थित है। कॉमन संसद कहाँ पर स्थित है बबुआ? लग्जमबर्ग में स्थित है।
तो बताइए लग्जमबर्ग में किस लिए फेमस है? कॉमन संसद के वजह से, कॉमन संसद के वजह से फेमस है। आगे बढ़े आगे बढ़े। हाँ, वो कह रहा है कि सर अगर ऐसा एशिया में रहता तो चाइना कहता कि लग्जमबर्ग मेरा है। तो जो चाइनवा को लगता है सब उसका है, हद है भैया, सब उसका है। यहाँ चाइना, चाइना के पास सबसे बड़ा चीज जानते हैं क्या है? चाइना इतना आगे क्यों गया? उसने अपने यहाँ किसी भी धर्म को पनपने नहीं दिया। इवन चाइना का ओरिजिनल ऑफिशियल ऑफिशियल तो उसका कोई धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म है। इवन बौद्ध धर्म को भी वो आगे नहीं जाने देता है। दलाई लामा को कूच कच के भगा दिया इंडिया से, ज्यादा कोई वहाँ दलाई। आप बताइए बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा गुरु कौन है? पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा गुरु कौन है? दलाई लामा। जबकि बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा किस देश में? चाइना में। वो बौद्ध धर्म को भी नहीं बढ़ने देता है, इस्लाम धर्म को भी नहीं बढ़ने देता है, सिख धर्म, जैन धर्म, किसी भी धर्म को नहीं बढ़ने देता। कोई धर्म बढ़ेगा कूच काच के रद्द कर देगा वहां पर। इसीलिए वो आगे है और हम लोग इसीलिए पीछे हैं क्योंकि हम पहले धर्म फर्स्ट आ जाता है यहाँ पर, धर्म, और उसके बाद आ जाता है जाति। हम इसी में रहते हैं और अगले 100 साल तक हम इससे बाहर आने वाले नहीं हैं। इसलिए अगले 100 साल तक कोई नहीं। कई लड़का कर रहा है सर बिहार इलेक्शन पे कुछ बोलिए ना। हम क्या बोलेंगे रे? हमरा पता है कौन जात वाला किसको वोट देता है, हम क्या बोलेंगे उसमें? उसको विकास से मतलब नहीं है, उसको पता है कि किस जाति का है, किस धर्म का है, किसको वोट देगा। और जो बिहार के स्टूडेंट है उनको भी पता है कि फलानिया आदमी किसको वोट देता है। समझा गया कि नहीं? किसी के नाम पे लगा हुआ है राणा प्रताप सिंह तो समझिए कि किसको वोट देंगे। किस में लगा है नरेंद्र कुशवाहा तो समझिए किसको वोट देंगे। जाकिर हुसैन वो किसको वोट देंगे। सुरेंद्र यादव ये भी पता है किसको वोट देंगे। राजेश मिश्रा ये भी किसको वोट देंगे। सबको पता है। सोचा तो क्या बोले हम इलेक्शन में? एक को वीडियो नहीं बनाए होंगे हम बिहार इलेक्शन पे, इसलिए हमको सब पता ही रहता है भाई, पहले से मैच फिक्सिंग है। तो ये इतना कॉमन संसद बना दिया इन लोगों ने, इतने ये लोग पढ़े लिखे होते हैं सब। तो यूरोप वाले पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिए लोग माइंड गेम से, और हम लोग आपस में ही लड़ रहे होते हैं। छोड़िए इस सब बात को, आगे देखते हैं लोग। ये हो गया आपका कौन सी कंट्री? बेनेक्स देश। ये कौन सी कंट्री? बेनेक्स देश। और ये वाली कंट्री बताइए तो, ये बाल्टिक देश, ये बाल्टिक देश। आइए ऊपर वाले जो कंट्री हैं सब ना, इन्हें इन्हें स्कैंडिनेवियाई कहते हैं या नार्डिक कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? नार्डिक कंट्री। तो देखिए ये नार्डिक कंट्री हो जाएंगे सब, या स्कैंडिनेवियाई, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। इन्हें आप नार्डिक कहिए या फिर स्कैंडिनेवियाई कहिए। और ये बाल्टिक देश क्योंकि बाल्टिक सागर के पास है। और ये द्वितीय विश्व युद्ध वाले, द्वितीय विश्व युद्ध कौन कराया था? जर्मनी ने हमला किया पोलैंड पर। तो आपको याद करना कितना सिंपल है। सबसे पहले आप 4 गो नार्डिक देश याद रख लीजिए यहाँ पर, स्कैंडिनेवियाई, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये क्या हो जाएंगे सब? स्कैंडिनेवियाई, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। लेकिन फिनलैंड को एक बार क्या हुआ था, स्कैंडिनेवियाई देशों के 4 समूह से निकाल दिया गया था। इसलिए अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि किस देश को स्कैंडिनेवियाई में नहीं रखते हैं। तो कभी कभी फिनलैंड को इन 4 स्कैंडिनेवियाई के ग्रुप से हटा के पूछ देता है क्वेश्चन। ये 3 देश को क्या कहते हैं? बाल्टिक देश, रूस से अलग हुए हैं। ये दोनों द्वितीय विश्व युद्ध के जन्मदाता, जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड। ये बोलिए तो ये है आपका बेनेक्स देश। कौन सा देश? बेनेक्स देश। कौन देश? बेनेक्स देश। हो गया, आगे बढ़ जाए। सर चीन पाकिस्तान में 27 किलोमीटर मेट्रो बना रहा है। अरे भाई कुछ दिन में चीन पाकिस्तान में बच्चे पैदा करेगा। अभी मेट्रो मेट्रो की बात कर रहा हूँ। देखना ना, सब पाकिस्तान वाली जाएगी, सब प्रेग्नेंट चीन में। मेट्रो बना रहा, वो पगला को मेट्रो का पुलो नहीं बना पाता है। पाकिस्तान चाइना की बात करता है, मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है। चाइना पाकिस्तान की बात करता है सब। एक तो पाकिस्तानी मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि सर आप पाकिस्तान को नहीं गरियाएगा तो काम नहीं चलेगा। हम कह रहे सचुरा तो ना गरियाएंगे, खन में ना पचेगा हमारा। चलो देखो यहाँ, ये वाला हो गया। अब ऊपर में देखते हैं हम लोग कंट्री ब्रिटेन को। आप ऊपर देखिए, आपके नक्शा में एक बड़ा इस टाइप का कंट्री दिखेगा, इसे कहते हैं ब्रिटेन। इसे क्या कहेंगे? ब्रिटेन। फ्रांस के जस्ट ऊपर दिखेगा। अभी नीचे मत, ये नीचे आएंगे तो इधर रह जाएंगे, पहले इनको निपटा देते हैं। ये देश कौन सा है? ब्रिटेन। कौन देश है? ब्रिटेन। अरे भैया दिखा कि नहीं दिखा? ब्रिटेन देश दिख गया।
ब्रिटेन मिला कि नहीं? आगे बढ़े, ब्रिटेन मिल गया। ये है ब्रिटेन। ये देश कौन सा है? ब्रिटेन है। ब्रिटेन तीन देशों का एक समूह है। कितने देशों का? तीन देशों का समूह है। ब्रिटेन तीन देशों का समूह है। देखो भैया, सबसे ऊपर वाले का नाम है स्कॉटलैंड, बीच वाले का नाम है वेल्स, और नीचे वाले का नाम है इंग्लैंड। तो निचवा इंग्लैंड, उसके ऊपर वेल्स। याद करिए, प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे थे, वेल्स के राजकुमार भारत में आ रहे थे, तो उनके याद में बनाया गया, उनके स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया। तो वेल्स के राजकुमार थे, समझा गया। और इंग्लैंड की महारानी के याद में बनाया गया विक्टोरिया मेमोरियल, और वेल्स के राजकुमार के याद में बनाया गया इंडिया गेट। और स्कॉटलैंड के रहने वाले थे एओ ह्यूम, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना कर दिया था। तो ये तीनों मिलकर बनता है ब्रिटेन। ब्रिटेन में कितने देश? तीन देश। निचवा में इंग्लैंड, वहाँ की महारानी, ऊपरा में वेल्स, वेल्स के राजकुमार, महारानी के बिया हो गई ले लो हुआ, वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स, और उसके ऊपर स्कॉटलैंड। एओ ह्यूम कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। तीनों को मिला देते हैं तो बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। हमारे ऊपर कब्जा किसने किया था? इंग्लैंड वालों ने? गलत। वेल्स वालों? गलत। स्कॉटलैंड? गलत। तीनों का एक गो में संधियान था, तीनों को मिला देते हैं तो बनता है ब्रिटेन। ये तीनों अलग अलग रियल में देश हैं, लेकिन तीनों अपने लिए अलग अलग फैसले भी ले सकते हैं। जो इंग्लैंड का राजा होता है, मतलब जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री चारों ओर से चुना जाता है। इतना समझिए कि ये तीन देशों का एक ऐसा ग्रुप है जिनका डिसीजन इंग्लैंड से लिया जाता है। तो बताइए, ब्रिटेन में कितने देश? तीन। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। समझ में क्या? नहीं समझा लोग अभी? एक कह रहे हैं कि सर यूपीएससी के लिए हिंदी मीडियम सही है या इंग्लिश मीडियम सही है? देखो बाबू, इंग्लिश मीडियम में टीचर थोड़े से हाई लेवल के मिल जाते हैं, और इंग्लिश मीडियम में किताबें, मतलब पढ़ने वाले लड़के के पास संसाधन ज़्यादा होता है, क्योंकि अमूमन इंग्लिश मीडियम का लड़का अमीर घर का होता है, उसे हर तरह के संसाधन है। अदरवाइज कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आपको टीचर अच्छे मिल गए तो हिंदी मीडियम भी आप अच्छे करेंगे। अब आप बताओ भैया, अगर किसी से पूछ दिया इंग्लिश मीडियम में कि ब्रिटेन में इंग्लैंड में क्या अंतर है, तो आप हिंदी में भी बोलेंगे तीन भाग है, इंग्लिश में भी बोलेंगे तीन भाग होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वालिटी पर डिपेंड करता है, मीडियम से कोई असर नहीं पड़ेगा। और रही बात आपका, अगर हिंदी मीडियम है तो क्या आप उसको इंग्लिश में जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप 2 साल तो इसी को बर्बाद कर देंगे इंग्लिश से हिंदी समझते वक्त, क्योंकि टेक्निकल पढ़ाइयाँ बहुत अलग हो जाती हैं। आप इंग्लिश बोलना जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप पूरे हिस्ट्री को इंग्लिश में याद करके लिख देंगे, फिर वहाँ जाके दिक्कत होने लगेगा। तो इसलिए इस सब मामले को आप दिमाग से हटा दीजिए। आप खुद से देखिए कि इंग्लिश मीडियम वालों का लाइफ स्टाइल कैसे होता है। वो काम से काम मतलब रखते हैं, और हिंदी मीडियम वाला 8 गो तो लड़की पटीले रहता है, एगो गांव में, एगो कोचिंग में, एगो फ्लैट में, एगो जोने रूम में रहता है, वहीं में आधा दिन तो चक्करे पकड़ में रह जाता है। सीबीएसई वालों के लिए इसलिए नहीं होता है उस सब का, उस सब बचपने में सब ये सब काम करके थक गया रहता है। तो समझा गया? चलो। सीबीएसई वाला ये सब थोड़े कहता है लाइन नहीं मार, सीधे कहते हैं चलो डेट पे चलते, एगो दुका डेट निकल रहे हैं, पता नहीं क्या होता है। हम लोग के समय ये सब तो कुछ होता ही नहीं था, सोचा डेट उठा गया। चलिए देखिए, ये तीन समझ में आ गया। आगे समझते हैं अब एक एक करके। इसमें सबसे ज्यादा जो डेवलप है वो इंग्लैंड है। सबसे ज्यादा जो डेवलप है वो क्या है? इंग्लैंड है। समझ में आ गया कि नहीं? सबसे ज्यादा डेवलप इंग्लैंड है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। वेल्स की राजधानी कैस्केड है। और स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो है। स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन, देखिए उसमें लंदन मिलेगा आपको। देखिए, इंग्लैंड की राजधानी लंदन मिलेगा आपको। यूनाइटेड लंदन मिला? नहीं मिला? अरे भाई लंदन नहीं मिला?
लंदन के ऊपर वहीं पे मिलेगा बर्मिंघम। इंग्लैंड की महारानी का घर कहाँ पर है? बर्मिंघम पैलेस। इंग्लैंड की महारानी का घर कहाँ है? बर्मिंघम पैलेस। इंग्लैंड की महारानी का घर कहाँ है? बर्मिंघम पैलेस। बर्मिंघम पैलेस। इंग्लैंड में दो सबसे प्रमुख यूनिवर्सिटी के नाम बता दीजिए, जान जल्दी बताइए। इंग्लैंड के दो प्रमुख यूनिवर्सिटी के नाम, इंग्लैंड के दो प्रमुख यूनिवर्सिटी के नाम। ऑक्सफोर्ड, हाँ ऑक्सफोर्ड तो है। एक और कोई बताइए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ठीक तो है, और कोई? बस ऑक्सफोर्ड। हाँ कैम्ब्रिज भी है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, किसी को कोई दिक्कत? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत के बहुत सारे राजघराना वाले पढ़े हैं सब। इंग्लैंड जो जवाहरलाल नेहरू थे वो भी वहीं पढ़ते थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो एक बार जवाहरलाल नेहरू और इंग्लैंड का जो राजकुमार था वो दोनों बैचमेट थे सब, वो लंदन घूमने गए थे सब। तो एक बार एक दुकान पर गए लोग घूमते हुए, तो वहाँ एक टाई पसंद आया जवाहरलाल नेहरू को। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये टाई हमें दे दो, कितने पैसे हुए? तो वही टाई वहाँ के राजकुमार को भी पसंद आया, और वह राजकुमार ने कहा कि ये टाई एक मेरे लिए भी दे दो। तो दुकानदार ने कहा कि सर एक ही टाई है। तो राजकुमार ने कहा कि हम यहाँ के राजकुमार हैं, तुम हमें दे दो। तो दुकानदार ने क्या कहा कि सर ये जवाहरलाल नेहरू ने पहले पसंद किया था, हम इसे देंगे। यहाँ आप देखिए इंग्लैंड क्यों आगे है और हम क्यों पीछे हैं। साला हमारे यहाँ का कोई मुखिया होता है ना गांव का, तो उसका अलग रुआब होता है। वहाँ एक मामूली टाई बेचने वाला दुकानदार भी अपने देश के राजा से नहीं डर रहा था, वो इंसानियत देख रहा था। और उसने किसको दे दिया? उस जवाहरलाल नेहरू को। देखिए, और वहां के राजा का इंसानियत देखिए कि राजा इस दुकानदार को कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ अगर एक मुखिया रहता तो दुकान का शटर गिरा के बंद करा दिया था, बिहार रहता तो दुकानें उड़ गया रहता। दोस्त सारा कहीं का ऐसे करेगा? तुम कौन ची है रे, तुम कौन ची बोलेगा यहाँ पे? जानते हैं बम में मार देंगे तुरंत। हमरे कोचिंग में 8 गो बम मार दिया। गजब होता है वहाँ। तो वो इंसानियत होता है। और हम लोग सोचते हैं कि इंग्लैंड हम क्यों नहीं होते हैं, हमारा भारत लंदन क्यों नहीं हो जाता है। भैया कोई देश आगे पीछे नहीं होता है, उस देश के लोग आगे पीछे होते हैं। इतना सहनशीलता, इतना डेवलप, वो आज से 100 साल पहले की बात है ये, जब वहाँ स्टूडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। 1922 की घटना है ये। और आज 2022 आने वाला है, 2020 तो खत्म हो गया, यानी लगभग 98 साल पहले इतनी इंसानियत थी वहाँ पर। तो उसने वो टाई उसको दे दिया। तो राजकुमार के अंदर राजा घराने का खून है भाई, उसको थोड़ा सा ईगो हर्ट हुआ। वो जवाहरलाल नेहरू को कहा कि चलो जाओ, तुम पैदल जाओ, हम तुमको अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएंगे। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के पास अपनी कार नहीं थी, और राजा अपना कार, राजकुमार कार लेके चला गया, उनको छोड़ दिया। जवाहरलाल नेहरू पैदल आए थे। पता है उस जिस हॉस्टल में रहते थे जवाहरलाल नेहरू, वहां पर 7 गेट था। ऐसे मोतीलाल नेहरू को जब पता चला ना, तो सब गेट के आगे एक ठो कार लगवा दिया था। मेरा बेटा जिस गेट से निकलेगा वहाँ एक कार खड़ी रहेगी। तुमको क्या लगता है तोरे लगे खाली पैसा है? हिंदुस्तान वाले का भिखारी है। और हकीकत भी है, जिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बनाया था, एक बिहारी ने हिंदुस्तानी ने उसे क्या कर लिया? खरीद लिया उस कंपनी को। गजब अच्छी बात है। तो ये बहुत बहुत वहाँ पे राजनेताओं वहाँ पे किए हैं सब। वहाँ वकीलों के मत पूछिए। वहाँ पे पहले घर बिकता था ना, इंग्लैंड में जगह कम है, लंदन में घर बिकता था। तो लंदन में घर ऐसे पूरा नहीं खरीद सकते, जमीन नहीं खरीद सकते, वहाँ फ्लोर बाई फ्लोर खरीद सकते हैं, जैसे दिल्ली में है। तो नेहरू का किया ना, वहाँ 11 फीट का जमीन खरीदा। कहा कि हम जमीन जो है ना 11 फीट ऊंचा बनाएंगे। वो क्या किया ना, 10 फीट बनवाया और 1 फीट छोड़ दिया। खरीदा था कितना के लिए? 11 फीट के लिए। 10 फीट बनवा के 1 फीट छोड़ दिया। ऊपर वाला आया, कहा हम भी बनवाएंगे। तो कहा कि तुम नहीं बनवा सकते हो, क्योंकि 11 फीट तक तो मेरा है, इसके ऊपर बनवा लो। घर कैसे बनेगा रे इसके ऊपर? बहुत बहुत कानून बनवा दिया सब। इंग्लैंड के पे ही वहां पे कोर्ट में फांसी दिया जाता है, टू हैंग मतलब इसे लटका दिया जाए, फांसी पर लटका दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू ने एक आदमी को फांसी हो गया था, छुड़वा लिया था। उसने कहा कि तुम हैंग, वो लटक गया, आप छोड़ दीजिए। जैसे फांसी पे लटकाया गया ऐसे, तो तुरंत थोड़े मर जाता आदमी, 5 मिनट समय लगता है। टू हैंग, लटक गया। तो जवाहरलाल को छोड़िए इसको अभी, नहीं तो हम आपको मरवा देंगे, क्योंकि आपने अपने फैसले में लिखा है टू हैंग, लटका दिया जाए। ये थोड़े लिखे है टू हैंग टिल डेथ। आप लिखिएगा टू हैंग टिल डेथ, मतलब तब तक लटकाए रहो जब तक मर नहीं जाता है, तब ना उसको
छोड़ेंगे, आप तो लटका दिए, काम खत्म। तब वहां पे संशोधन हुआ, क्या लिखता है, टू हैंग टिल डेथ, तब तक लटकाइए जब तक ससुरा मर नहीं जाता है। तो इंग्लैंड वालों को भी समझ में आया था कि भारतीय क्या चीज होते हैं सर। तो वहाँ 2 यूनिवर्सिटी फेमस है लंदन की, इंग्लैंड की 2, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। राजधानी क्या चीज है, लंदन है। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। इंग्लैंड की महारानी का घर कहाँ है, बर्मिंघम है। वहां आपको नक्शा में मिलेगा बर्मिंघम, मिल गया बर्मिंघम। यूरोप वाला इतना चेस क्यों खेलता है, चेस उनको पसंद है। भाई इंडिया वाला आप देखिएगा इतना क्रिकेट क्यों देखता है, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस तो फुटबॉल है। हम लोग को फुटबॉल अच्छे नहीं लगता है। फुटबॉल अच्छा लगेगा किसी को, इंडिया में किसी को फुटबॉल देखना अच्छे नहीं लगता है। एक चुटकुला है कि बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को फुटबॉल दिखाने कोई लेके चला गया, तो फुटबॉल देखे 1 घंटा से देख रहे थे, पूछे कि सब आदमी मिल के इसको गेंदा को काहे मार रहा है, तो उसने कहा कि सर इसको गोल करने के लिए मार रहा है ना, गोल करना है। तो लालू प्रसाद यादव कहा कि जुड़ाऊ तो अपने गोल है रे, अब उसको कितना गोल करेगा। अरे भाई ये गोल तो दूसरा ना, उनको लग रहा था कि गेंदवा को गोल करेगा, ऐसे एक चुटकुला की तरह है। तो इंडिया अलग अलग देशों का अलग अलग पसंद होता है। इंग्लैंड समझ में आ रहा है कि नहीं है? अब जरा वेल्स में आइए, वेल्स में एक बहुत बड़ा शहर मिलेगा मैनचेस्टर। फटाफट देखिए, वेल्स में एक बहुत बड़ा शहर मिलेगा मैनचेस्टर। अरे अभी बताएंगे यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं, अभी ब्रिटेन पे पढ़ना पहले, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम बताएंगे। मैनचेस्टर मिल गया, ये पगला जल्दी देखो, मैनचेस्टर मिला कि नहीं मिला? अरे कोनवा में होगा मैनचेस्टर और लिवरपूल, मैनचेस्टर और लिवरपूल, मैनचेस्टर और लिवरपूल। दुनिया की पहली ट्रेन 1825 में कहाँ चली थी? मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में, मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में। मिल गया, मैनचेस्टर और लिवरपूल मिल गया। वेल्स के 2 सबसे बड़े शहर मैनचेस्टर और लिवरपूल, मिल गया कि नहीं मिल गया? यहाँ कोना में होगा मैनचेस्टर और लिवरपूल। बताइए तो मैनचेस्टर किस चीज के लिए फेमस है? मैनचेस्टर किस लिए फेमस है? फटाफट आंसर चाहिए हमको। अरे भैया मैनचेस्टर, हाँ टेक्सटाइल के लिए, वेरी गुड, टेक्सटाइल के लिए फेमस है। कॉटन, हाँ कपड़ा उद्योग टेक्सटाइल के लिए फेमस है, कॉटन उद्योग टेक्सटाइल के लिए फेमस है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? देखिए कैसे याद रखिएगा, लंदन में 2 शहर याद रखिएगा, इंग्लैंड में 2 शहर याद रखिएगा, लंदन राजधानी और बर्मिंघम पैलेस वहाँ की महारानी का घर। इंग्लैंड में 2 यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड। स्कॉटलैंड में वेल्स में 2 शहर, मैनचेस्टर लिवरपूल के बीच में पहली ट्रेन, और मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए। ये है ऊपर वाला कौन सा जगह? स्कॉटलैंड। कौन सा जगह है? स्कॉटलैंड, सबसे ऊपर स्कॉटलैंड। एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम स्कॉटलैंड के थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना किया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं? स्कॉटलैंड, आगे बढ़ जाए, स्कॉटलैंड हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं? स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? ब्रिटेन। लेकिन इधर देखिएगा ना, इधर एक साइड में, तो यहां पर आपको एक ठो मिलेगा आयरलैंड, एगो उत्तरी आयरलैंड, छोटा सा मिलेगा उत्तरी आयरलैंड, और बड़ा सा मिलेगा आयरलैंड। देखिए ध्यान से, बड़ा सा मिलेगा आयरलैंड और छोटा सा मिलेगा उत्तरी आयरलैंड। देखिए ध्यान से, जिस कलर का ब्रिटेन है उसी कलर का यहाँ थोड़ा सा रंगा होगा, ध्यान दीजिए, लिखा होगा उसमें बेलफास्ट यानी उत्तरी आयरलैंड। देखिए ध्यान से, बेलफास्ट लिखा होगा, ध्यान से देखें, ये छोटा सा एरिया है, इसे हम लोग उत्तरी आयरलैंड कहते हैं। एक्चुअली ये आयरलैंड जो है ना, वो एक द्वीप है, ऐसे द्वीप है। इसका ऊपरी भाग कहलाता है उत्तरी आयरलैंड और नीचे वाला ये कहलाता है आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी डबलिन और इसका राजधानी जो है बेलफ्रास्ट है, उत्तरी आयरलैंड। सबको मिल गया। नॉर्दर्न आयरलैंड की कैपिटल है बेलफ्रास्ट। देखिए ध्यान से, उत्तरी आयरलैंड मिल गया कि नहीं मिला? अरे नहीं मिला जी, अरे बकलोलवा हाँ ना बोलो ना, मिला कि नहीं मिला? उत्तरी आयरलैंड मिल गया ना, स्कॉटलैंड नहीं मिला, लिखेगा थोड़े ना स्कॉटलैंड है, ऊपर ही भाग है, मिल गया ना। हाँ तो देखिए ध्यान से बबुआ, बबुआ लोग देखो ध्यान से, ब्रिटेन में जब ये तनी सा एरिया, ब्रिटेन में ये तनी सा एरिया, इसे
उत्तरी आयरलैंड कहते हैं, पूरा हचाक से उत्तरी आयरलैंड नहीं, खाली उत्तरी आयरलैंड जोड़ देते हैं तो इसे कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड को मिला देंगे तो यूनाइटेड किंगडम क्या बन जाता है, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में कितने, 4 गो। यूनाइटेड किंगडम में कितने, 4 गो। ब्रिटेन में तो 3 गो था ही, एगो उत्तरी आयरलैंड भी घोंप लिया तो क्या बन गया, वो यूनाइटेड किंगडम बन गया। क्या बन गया, यूनाइटेड किंगडम। तो ब्रिटेन में कई गो, 3 गो। कौन कौन, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। ऊपरी भाग का नाम क्या है, स्कॉटलैंड। ऊपरी भाग का नाम स्कॉटलैंड, वो दिखेगा थोड़ी ना स्कॉटलैंड, सब दिखिए जाएगा तो पढ़ने हमरा से कौन आएगा। स्कॉटलैंड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत। ब्रिटेन में जब एक और भाग को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, यूनाइटेड किंगडम। यूके बोलते हैं जिसे, यूके, यूनाइटेड किंगडम। समझ में आ गया। अब यूनाइटेड किंगडम के नीचे आयरलैंड, ये है आयरलैंड। बताइए हमारे संविधान का नीति निदेशक तत्व तो कहां से आया था, संविधान का नीति निदेशक तत्व तो कहां से आया था, नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, कहां से आया था, आयरलैंड से आया था। और आयरलैंड कहां से लाया था, स्पेन से लेके आया था। आयरलैंड स्पेन से लेके आया था, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आयरलैंड कहां से आया था, स्पेन से लेके आया था आयरलैंड। आयरलैंड की सबसे फेमस महिला का नाम बता सकते हैं जो भारत की स्वतंत्रता में भाग ली थी, आयरलैंड की सबसे फेमस महिला का नाम। आयरलैंड की कोई महिला बताइए जो भारतीय स्वतंत्रता में भाग ली थी। वेरी गुड, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट थी आयरलैंड की जो भारत में आई थी भाग लेने, एनी बेसेंट आई थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज जरा देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ब्रिटेन एक आइलैंड है। ब्रिटेन क्या है, एक आइलैंड है। यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, ब्रिटेन। यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड ब्रिटेन है, ठीक है। यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड ब्रिटेन है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जा। ब्रिटेन में कितने देश, 3 देश, ब्रिटेन में 3। आई होप आप इसे समझे होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसे रिवाइज करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे मंडे को। चलिए रहने दीजिए, इतना ही आज।